के रूप में लूंगा। जो कवि जी ने कहा है कि राजस्थान में वैट 30 रुपए 32 रुपए हो गया, ये हो गया। अब मतलब बीजेपी हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ाए और कांग्रेस सरकार पेट्रोल डीजल में भी ना बढ़ाए। मतलब क्या क्या चाहते हैं, मतलब जो है, मतलब आप केंद्र में रह के दे महंगाई और आप अब देखिए बातचीत करने का डेकोरम मेंटेन करिए। आप भाजपा के हैं, आप तो अनुशासित है ना भाई, आप उनको बोलने दीजिए भैया। अभी तो मैं शुरू, फिर मैं कविराज जी के पास जाऊंगा। आलोक जी तो मैंने जो बात कही थी कि महंगाई बढ़ी है। अब रही बात की जैसे कि दीपक जी ने कहा कि इतने इतने देशों में बढ़ी है। हमने वोट नहीं दिया था इंग्लैंड में जाकर के, वहां की महंगाई के लिए हम थोड़ा उत्तरदायी हैं। दुनिया में बढ़ी है। आप 100 और वहां की जो गरीबी और भारत की गरीबी देखिए। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ जी, मेरी बात कब कंप्लीट हो जाने दीजिए। इंटरवेंशन महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जिसमें दुनिया के जो कई फैक्टर्स हम पे असर करते हैं। उधर छींक होती है, उधर छींक होती है। अमेरिका छींक भी देता है तो हमको बुखार आ जाता है, ऐसा होता है भाई। उधर के 2014 के बाद ही हुआ है क्या? नहीं, क्या 2014 के बाद ही हुआ है? ये फिनोमेना शुरू से है। तो 1991 में जब जुड़ गई थी एलपीजी, आ गया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब से तो हम बहुत ज्यादा ही हो गए। फिर क्यों जब कांग्रेस समय महंगाई बढ़ती थी तो ये लोग सर उठा लेते थे? आज कह रहे हो इंटरनेशनल फिनोमिना है, तब भी कहते कि इंटरनेशनल फिनोमिना थी। जब आप विपक्ष में हो तब इंटरनेशनल फिनोमिना नहीं है, और जब आप सत्ता में हैं तब इंटरनेशनल फिनोमिना है। कि दोहरे चरित्र से बचना होगा भारतीय राजनीति। क्या 2014 के पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इंटरनेशनल फिनोमिना नहीं थी? तब स्मृति ईरानी जी को याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल फिनोमिना है। पेट्रोल इंटरनेशनल फिनोमिना की वजह से महंगा होता है। गैस इंटरनेशनल फिनोमिना की महंगी होती है। तब 5 रुपए 2 रुपए सिलेंडर में बढ़ जाता था तो अब रोडों और सड़कों को जाम कर देते थे। तब नहीं इंटरनेशनल फिनोमिना थी। तो जब विपक्ष में बैठते हैं, आज कांग्रेस बैठी है। दीपक जी जवाब दीजिए। लेट मी कंप्लीट। आज कांग्रेस विपक्ष में तो उसको महंगाई दिख रही है। कल बीजेपी विपक्ष में थी तो उसको महंगाई दिख रही है। महंगाई के लिए किसी को कुछ नहीं करना है। ये देश का आम आदमी ऐसे गरीब पहले भी पिसता था, आगे भी पिसेगा। अब आते हैं कि सापेक्ष महंगाई में कि भाई उस समय मजदूरों को 2 रुपए मिलते थे, आज 400 रुपए मिलते हैं, तो मजदूरों की दुगनी तनख्वाह हो गई। लेकिन क्या दुगनी ही महंगाई बढ़ी है? अगर वाकई गरीबी कम हुई है तो 85 करोड़ लोगों को 2 टाइम खाना देना पड़ रहा कोरोना काल में। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि देश में गरीबी नहीं है। 85 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं सरकार के उससे। आप मान रहे हैं इस देश में 85 करोड़ लोग 2 टाइम का खाना नहीं ले सकते हैं। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों में नहीं पड़ता। अगर कोई चीज सही है तो सही और गलत है तो गलत। इसका मतलब है सारा भारत सरकार ने माना ना कि 85 करोड़ लोग गेहूं नहीं खरीद सकते। अब कहां आप देश की छवि दिखा रहे हैं? पहला, अब आते हैं कांग्रेस की महंगाई पर। 30 सेकंड और दीजिए हमें, 30 सेकंड। जिस नेता को आटा लीटर और किलो में अंतर ना पता हो, जिस नेता को दूध का रेट देख के बोलना पड़ता हो, जिस नेता को महंगाई का रेट न पता हो, वो अगर महंगाई पे बात करता है तो देश की जनता उन्हें सीरियसली नहीं लेंगी। महंगाई का दर्द यहां से आना चाहिए साहब। आप पूछे, मैं सारे रेट बता दूंगा। मैं भी नहीं कुछ खरीदने जाता, मेरी वाइफ सब खरीदती है, लेकिन मुझे पता है कि कितना महंगा है सारी चीजें। इसलिए अगर कांग्रेस को, अगर विपक्ष को महंगाई या किसी मुद्दे पर सरकार को घेरना है भूपेन भाई, तो आपको गरीब के दर्द को दिल से महसूस करना होगा। अगर आप कागजी महसूस करेंगे तो देश की जनता आपकी बात नहीं सुनेगी। कबीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कबीर, आपको पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, मान लेते हैं, चलो पहले ही आया था सामानों का केस, लेकिन राम मंदिर का जो ताला खुला था वो तो एक अच्छा पहल था ना हिंदुओं के दृष्टिकोण से। इसको तो आप मानते हैं ना? बता दो, या कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खोला तो पवित्र हो गया था वो? ये बताइए। आलोक जी बताइए, फिर हमारे जी मैं 2 बातें बता दूं भूपेन भैया, मैं बताऊं फिर कमेंट पढ़िएगा। राम के और एक बात मैं कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं हमारे ये कविराज सेठी जी जो कहे अभी कि मतलब जो काम जो है तो पिछले 60 सालों में नहीं, वो 8 सालों में हो गया। मैं खुद जानता हूं कि पहले मैं आर्थिक जागरण पढ़ता था, दैनिक जागरण का पेज, उसमें देखता था कि भैया डॉलर का रेट कितना है 2007 में 39 रुपया, 37 रुपया, डीजल का रेट 40 रुपया, 40 रुपए में सिंचाई हो जाती थी गाँव में।
गेहूं में सिंचाई हो जाती थी 40 रुपए की डीजल से। आज आप डीजल का रेट देख लीजिए और डॉलर का रेट देख लीजिए और उससे पता कर लीजिए। ये जो कहते हैं ना कि राज्य सरकारों ने महंगाई पैदा कर दी, अगर आपकी केंद्र सरकार जो है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देगी तो माल भाड़ा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब माल भाड़ा बढ़ेगा तो चीजें चाहे वो राजस्थान में रहे चाहे बिहार में रहे, चीजें तो बढ़ेंगी। सीधी सी बात है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। अगर माल भाड़ा बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो कहीं वो राजस्थान में रहे चाहे अमेरिका में रहे, उस चीज का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कह देना कि राजस्थान में महंगाई बढ़ी है, पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, तो आप पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ाए? जब आपको क्रूड ऑयल बनाने में, ये हमारे IAS के सर हैं, ये जानते होंगे कि 1 लीटर क्रूड ऑयल को जब हम कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में तो उसमें कितना पैसा लगता है। ये तो टैक्स लगा के आपने 108 रुपए किया है पेट्रोल को, आप उसको कम कीजिए। अभी देश के अंदर इतना अव्यवस्था पैसा लूटने का ही पड़ा हुआ है। प्रशांत जी इतने सारे सवाल हो गए हैं कि मतलब मुझे लगता है 2-4 घंटा जवाब देना पड़ेगा। आलोक जी संक्षिप्त जवाब ले लेते हैं, फिर दर्शकों को कमेंट करते हैं, कमेंट लेते हैं दर्शकों। आलोक जी छोटा सा जवाब। जी देखिए प्रशांत जी, भैया आप बोल रहे थे यार, भैया भाजपा वाले तो बड़े अनुशासित होते हैं, आप कहाँ से आ गए? कवि जी बोल लेते हैं। भाजपा वाले तो बड़े अनुशासित होते हैं यार, कवि जी बोल लेते यार भैया, गरीब आदमी को भी। इधर बेचारे 2014 के बाद आए हैं। भैया बोल ले दो, हमें बोल ले दो। जब सिलेंडर लेते हैं ना तब बीजेपी को याद करते हैं, सोच लीजिए, इसलिए अभी क्या हमारे राजस्थान में 2 बार लेते हैं, हमारे राजस्थान में नेक्स्ट ईयर चुनाव है। नहीं देखिए ऐसा है कि मुझे जो सही और जो गलत लगता है, मुझे पार्टी लाइन पे तो मैं बोलता ही नहीं। जैसे प्रशांत जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने टाटा से एयरलाइन ली और बाद में टाटा को बीजेपी ने बेच दी। इस बेचने का आधार कांग्रेस का है। जब 1991 में देश की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई थी तो PV नरसिम्हा राव जी LPG लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसलिए जब आप LPG स्वीकार कर लेते हैं, कभी इसमें एक इकोनॉमिक्स डिबेट कर लेंगे तो आपकी मजबूरी है, आपको स्टेप बाय स्टेप देश की इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहना कि इंदिरा जी ने कर दिया था और मोदी जी ने ये किया, ये गलत इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं दूसरी बात, राजीव गांधी की ताला खुलवाने पर। जब शाहबानो का केस आया और वो कुछ रुपए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए थे, तो कुछ कट्टरपंथी मौलवी पहुंचे राजीव गांधी के पास और उन्होंने कहा कि साहब आपने ये क्या कर दिया, हमारे सरिया पे हस्तक्षेप कर दिया, देश में आग लग जाएगी। कट्टरपंथी मुसलमान जब पहुंचे, राजीव गांधी को लगा कि नए नए नेता थे, उनको लगा कि ये तो वाकई गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने शाहबानो जो मैटर है वो संसद में जाके अमेंड कर दिया। अब कुछ हिंदू पहुंचे, हिंदुओं ने कहा कि तो आपकी छवि तो बड़ी खराब हुई जा रही है, आप मुसलमानों के समर्थक दिख रहे हैं। तो बोले फिर क्या करें? बोले ऐसा करो, राम मंदिर का ताला खुलवा दो, ये भी खुश, ये भी खुश। तो इस तरह से गलती से ही सही, बट हाँ राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, लेकिन ये संतुलन की नीति से थी। खुश करने के चक्कर में मैं ये जानना चाहता हूँ, आलोक सर जी ने जो भी इतना बता दिया कि आज के हमारे जो राजीव गांधी के पास गए हिंदू कहने के लिए कि राम मंदिर का ताला खोल दिया, राजीव गांधी ने सोचा रात में कि हाँ कल जाके ताला खुलवाए, तो ये सब बातें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सारी बातें जो है वो संसद के पटल पे आरिफ मोहम्मद खान का जो स्टेटस है वो पढ़ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे लिस्ट बताएं, आलोक पांडे जी ये लिस्ट दे कि कौन सा ऐसा सरकारी उपक्रम है, कौन सा ऐसा सरकारी उपक्रम है जो कांग्रेस के सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया। ये लिस्ट हमें आलोक पांडे जी ला करके दे। जी प्रशांत जी, अब हम फिर कह रहे हैं राव जी ने किया था ना, वो देश को बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करें इसके लिए किया था, ठीक है ना, बेचने के लिए नहीं किया था, इन्होंने तो डायरेक्ट बेच दिया। प्रशांत भाई दूसरी बात, वेतन भोगियों की स्थिति इतनी खराब है कि 2006 में 6% मिला था या 7। अब कवि जी ने और प्रशांत जी ने इतना सब कह डाला, कुछ बचा नहीं, दर्शकों तक सब पहुंच ही गया है। हमारे दिनेश राय जी बोल रहे हैं, दिनेश राय हमारे दर्शक बोल रहे हैं कि प्रशांत जी और कवि जी थोड़ा बारी बारी से बोलिए। देखिए जनता ना तो पजल हो जाती है, उसको संसद देखने की आदत नहीं है, हर जगह संसद बनाना ठीक नहीं है। आप दोनों बड़े नेता बनेंगे आगे जाके। जी आलोक जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राहुल जी की ये बात से मैं सहमत हूँ कि इस देश में 2 देश हैं, पहले से भी था इंडिया और भारत, और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी 2 देश बनाने की, ठीक है। तो इस 50 साल इस देश में कांग्रेस ने शासन किया है, अगर अच्छा वो करी है तो जो खराब है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जिन लोगों ने सत्ता में रहे उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कांग्रेस ने सब बुरा भी नहीं किया और कांग्रेस ने सब अच्छा भी नहीं किया।
ठीक है, देश सबके साथ चलता है, सबको अपने अपने तरीके से काम करना चाहिए, और कांग्रेस विपक्ष में है और उसे महंगाई को लेकर के सीरियसली उतरना चाहिए, और वो उतर रहे हैं, हम उनको बधाई देते हैं, उतरे और बीजेपी को असहज करें। विपक्ष का काम है सत्तारूढ़ दल को असहज करना, जहां सत्तारूढ़ दल गलती करता है। और मैं एक बार बात कहता हूँ भूपेंद्र, आपको याद होगा कि दुनिया में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जो सत्ता में हो जो गलती न करता हो। विपक्ष को चाहिए कि उस गलती, जो सत्तारूढ़ दल गलती कर रहा है, उस पर वो भरोसा जताए, विपक्ष इतना कर दे कि जनता भरोसा कर ले कि जो एक गलती है इतनी बड़ी है कि उसे सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया जाए। तो ये कांग्रेस की और विपक्ष की ड्यूटी है। एक बात और हम कहेंगे, राहुल गांधी के इतने भाषण में एक चीज बड़ी बारीक से हमें पकड़े मिली थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां मिलकर के लड़ेंगी, यानी उन्होंने अपने इस रैली से संदेश दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष को लेकर, यानी राहुल गांधी अगर विपक्ष के साथ रहना चाहे, हाँ, तो उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये एक बड़ा संकेत है जो रह गया था बताने में, आज जरा गुस्सा के माहौल में बारीक एनालिसिस, तो मैंने कहा चलते चलते मैं बता दूं कि ये कांग्रेस में बहुत बड़ा मूवमेंट है। आप इसे छोटा मूवमेंट मत मानिए, ये बड़ा मूवमेंट है।